नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। तो क्रिया है, अगर आपका भी क्रिया पढ़ने के बाद में यानी टॉपिक आपने पढ़ लिया है, फिर भी क्रिया के प्रश्न करते वक्त आपका उत्तर उसका गलत हो रहा है, तो आज के बाद में इस वीडियो को देखने के बाद में आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप पहले ध्यानपूर्वक देखिए। यानी अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, तो एक बार रुक जाए, नोट्स आप ना बनाएं। आप पहले वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, उसके बाद में वापस से प्ले करके आप बाद में उसका नोट्स बनाएं। साथ साथ नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि साथ साथ हम नोट्स बनाते हैं तो हमारा ध्यान नोट्सों में चला जाता है, यानी लिखने पर हमारा ध्यान हो जाता है। हमारा ध्यान है वो पढ़ने में नहीं रहता है, समझने पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। और जो हिंदी की जो व्याकरण है वो एक प्रकार से गणितीय, आप उसको समझ सकते हैं कि गणित की तरह उसको समझना पड़ता है। यानी पूरा खेल समझने का है, कहीं से भी इसमें कुछ रटने का या कुछ वो नहीं है कि हमें रटना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा। हमें इसको एक गणित की तरह से इसको समझना है। और आप देखना, इसके बाद में आपका कभी भी कोई भी प्रश्न क्रिया से संबंधित कभी गलत नहीं होगा। तो आप पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद में वापस से प्ले करके इसको नोट्स बनाएं। दूसरा, एक मैं आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम हॉल के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि मेरे साथ में हुआ, यानी जो गलती मैंने करी वो गलती आप कभी मत करना। जैसे मैंने जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, यानी जो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है अभी सेकंड ग्रेड में, तो उसमें मेरे मात्र 2 प्रश्न हैं वो व्याकरण के गलत हुए थे। यानी सारे प्रश्न, उसमें से 2 प्रश्न मेरे व्याकरण के गलत हुए थे। अब वो 2 प्रश्न भी कौन से थे, यानी कैसे गलत हुए थे, तो वो भी प्रश्न मुझे आ रहे थे। जब मैंने घर आके उसको देखा तब मुझे पता चला कि प्रश्न ये पूछ रहा था और मैं उसका उत्तर वहाँ पे ये करके आई, और इस कारण से ये गलत हो गया। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अब इसका मैं कारण बताती हूँ कि गलत कैसे हुआ। तो वहाँ देखो, जब मैं इन दोनों प्रश्नों को पढ़ रही थी तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हुआ, लेकिन बार बार मैंने उसी प्रश्न पर ध्यान दिया। यानी कई बार ऐसा होता है, हमारा दिमाग उस प्रश्न को कुछ और पढ़ रहा होता है जबकि सामने कुछ और होता है, तो हमें उस बात का अंदाज़ा उस समय नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज होता है तो उस प्रश्न को एक बार आप छोड़ दो, उस प्रश्न को आप एक बार स्टॉप कर दो वहीं पर ही। यानी उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर कंफ्यूज हो रहा है, लग रहा है कि ये था कि ये है या फिर ये होगा या दूसरा होगा, कौन सा होगा, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो जाता है वहाँ पर कि पता नहीं चल रहा है कौन सा है, तो आप एक बार उस प्रश्न को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। फिर आप उसको गोला कर दो और आगे बढ़ जाओ। फिर आप जब पूरे प्रश्न कर लेते हो तो वापस आओ और उस प्रश्न को फिर से पढ़ो। फिर आप देखना, उस प्रश्न को आप वापस से पढ़ते हो तो वो प्रश्न आपको दूसरे ही रूप में मिलेगा। यानी उस समय जब हम पहले उस प्रश्न को पढ़ रहे थे तो हमारा दिमाग उस प्रश्न को उसी अनुसार पढ़ रहा था जिस अनुसार वो पढ़ना चाह रहा था, जबकि सामने कुछ और लिखा हुआ था। अगर हम उस प्रश्न को उस समय अगर सामने लिखा हुआ था उसी अनुसार पढ़ते तो शायद हम उसको सही कर पाते। यही मेरे साथ हुआ था। मेरे 2 प्रश्न इसी कारण गलत हुए थे, क्योंकि मैंने उसको उसी समय सोल्व करने का प्रयास किया। कन्फ्यूजन था, लेकिन फिर भी मुझे उस समय वो लग रहा था सही है। मुझे मेरे अनुसार वो उत्तर सही लग रहा था कि प्रश्न ऐसा है और इसका उत्तर ये है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको भी कन्फ्यूजन होता है, आपको उत्तर लगता है कि हाँ आपके अनुसार ये है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट लगता है, तो आपको एक बार उस प्रश्न को छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, फिर वापस से आना है, फिर वापस से उस प्रश्न को आराम से पढ़ना है। फिर देखना आपका वो प्रश्न सही होने के ज़्यादा चांस उसके रहते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना क्रिया। क्रिया में जो हम स्कूली शिक्षा में पढ़ते हैं, यानी कि जो साधारण रूप से क्रिया क्या होती है, तो वो होता है कि किसी भी कार्य को करने का या होने का जो बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। यानी किसी घटना जो घटती है उसका जो बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये साधारण सी परिभाषा हमारे किसी काम की नहीं है। बहुत कम चांस है कि ऐसी साधारण सी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम में आती है। तो ये तो हमें सबको वैसे भी पता है, अगर आ भी जाए तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान उस पर देना है जो कंपटीशन में आता है, यानी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आता है या किस लेवल तक का प्रश्न आता है। और एक चीज़ और है, अगर हम टॉपिक कोई पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्रिया हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसको साधारण रूप से आप कभी नहीं पढ़ें। यानी कि थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, देख लिया कि हाँ हो गया टॉपिक क्लियर। जैसे स्कूलों में हम क्रिया का टॉपिक पढ़ लेते हैं कि क्रिया की परिभाषा हो गई, भेद हो गए, हाँ ठीक है हो गया पूरा। इस प्रकार से आपको नहीं पढ़ना। आपको टॉपिक को इस प्रकार से उठाना है, यानी अगर हमने क्रिया पढ़नी शुरू करी है, अगर हमने क्रिया पढ़नी शुरू करी है तो इस क्रिया को इतना पढ़े
कि इसके बाद में हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। एक ऐसा रेयर प्रश्न आ जाए जो मतलब किसी को नहीं आ रहा हो, वो अलग बात है। बाकी ऐसे इस तरह से क्रिया को पढ़ो कि आगे पीछे का इसका पूरा टॉपिक हमारे समझ में भी आए और पूरा पढ़े। जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है, यानी जब टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद में प्रश्न सोल्व करो। अगर प्रश्न हमारे सही हो रहे, इसका मतलब हमने टॉपिक को पूरा क्लियर कर लिया है। अगर आपके प्रश्न सोल्व नहीं हो रहे हैं और आपके उसमें गलत हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपने टॉपिक को पूरा क्लियर नहीं किया है। तो आप वापस से उस टॉपिक को पढ़ो। तो आइए हम शुरू करते हैं क्रिया टॉपिक। क्रिया में जो होता है वो सबसे पहले हमने देख ली इसकी साधारण सी परिभाषा जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें देखिए, जो क्रिया है वो लिंग वचन काल से प्रभावित होने वाला शब्द है। हम जानते हैं कि क्रिया एक विकारी शब्द है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि जो क्रिया है वो एक विकारी शब्द है, यानी इसमें विकार होता है। अब ऐसे कौन कौन से और शब्द है जिनमें विकार होता है, तो हम पढ़ते हैं विकारी शब्दों में कौन कौन आता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 ऐसे हैं जो विकारी शब्द है। उसमें से क्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि विकारी शब्द कौन सा है और उसमें अगर क्रिया दिया हुआ है तो आपको उसमें क्रिया लिखना है। और अगर संज्ञा, सर्वनाम आदि भी है और उपयुक्त आ रहा है तो आपको उपयुक्त उसमें उत्तर चुनना है। अब देखिए, क्रिया लिंग वचन काल से प्रभावित होने वाला शब्द है। ये हमने देखा भी, काल से प्रभावित होने वाला विकारी शब्द क्रिया है। इस लाइन को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। तो काल से प्रभावित होने वाला एकमात्र शब्द है क्रिया। यानी हम पढ़ते हैं जो लिंग वचन काल से जो विकार उत्पन्न होता है वो कौन कौन से शब्दों में होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 होते हैं। लेकिन इन चारों में से आप ध्यान देना, एकमात्र क्रिया ऐसा शब्द है या क्रिया ही ऐसा है जिस पर काल का प्रभाव पड़ता है, यानी काल से प्रभावित होता है। अगर प्रश्न आए तो आपको संज्ञा, सर्वनाम में नहीं जाना है, वहाँ पर ध्यान नहीं देना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अगर ये चारों आते हैं ऑप्शन में तो आपको क्रिया ही उसमें उत्तर करना है। अब किस प्रकार ये प्रभावित होता है ये आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे बालक आया, हम लिखते हैं बालक आया। अब ये जो आया शब्द है वो क्रिया है। हमें पता है जो जहाँ पर काम करने का भाव होता है वो क्रिया होती है। तो आना, यानी किसी धातु में जब हिंदी में हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया बनती है। तो आना से आया, यानी बालक आया। अब ये बालक क्या है? ये संज्ञा है। अब इसको अगर हम परिवर्तन करते हैं, यानी यहाँ पर काल का परिवर्तन करते हैं, तो आप देखना इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इसमें परिवर्तन होता है। यानी क्रिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। किसका? काल का। काल का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन संज्ञा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब हम इसी वाक्य को अगर ऐसे लिखे कि बालक आएगा, बालक आएगा, यानी ये था आया जो भूतकाल में था, यानी भूतकाल बालक आ चुका है, और आएगा यानी भविष्य काल का है। इसे हमें पता चल रहा है ये भविष्य काल का है और ये भूतकाल का है। लेकिन आप देखिए बालक आएगा, यहाँ पर बालक का बालक ही है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हो गया है काल के कारण इसमें। यानी काल एक तो भूतकाल है और एक वाक्य में भविष्य काल आ रहा है, और क्रिया है वो बदल रही है। किसके कारण बदल रही है? काल के कारण बदल रही है। लेकिन इधर संज्ञा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस काल का संज्ञा पर भले इधर कोई सा भी काल आए, चाहे भविष्य काल आए, चाहे वर्तमान काल आए, चाहे भूतकाल आए, लेकिन संज्ञा पर है वो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आशा है आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये हम 6ठी-7ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मूल रूप है वो धातु कहलाता है क्रिया का। यानी धातु में जब ना प्रत्यय लगता है, धातु में जब ना प्रत्यय लगता है तभी क्रिया बनती है। जैसे खा से अगर इसमें ना लगाएंगे तो खाना, पी से पीना है वो मूल धातु है, और उसमें अगर हम ना लगाते हैं तो पीना है वो क्रिया बनती है। और
जैसे चल। अब चल में हम ना लगाएंगे तब चलना है वो हमारी क्रिया बनेगी। इस प्रकार से मूल धातु होती है वो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और उस धातु में जब ना प्रत्यय जुड़ता है तब क्रिया बनती है। अब परिभाषा क्या है? परिभाषा जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि साधारण रूप से परिभाषा होती है किसी कार्य के करने का जो बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। लेकिन ये 6ठी 7ठी 8ठी क्लास की हम परिभाषा मान सकते हैं या स्कूली शिक्षा की हम परिभाषा मान सकते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में आ गया, इस प्रकार की परिभाषा अगर परीक्षा में आ गई तो अगर हमारी पढ़ी हुई नहीं है या ध्यान से हमने इसको नहीं पढ़ रखा है तो ज़्यादातर हम गलत ही इसको करके आने का चांस है। तो इस परिभाषा को हमें विशेष रूप से ध्यान से देखना है कि जिससे हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, विधान मानी कार्य करना ही होता है, तो कुछ विधान करते हैं या सोचते हैं, कुछ काम करने का विधान करते हैं तो वो क्रिया कहलाती है। और ये परिभाषा किसकी है? ये कामता प्रसाद गुरु की है जो व्याकरणाचार्य है। यह परिभाषा विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि अगर परीक्षा में आ गई और ये परिभाषा हमारी पढ़ी हुई नहीं है, वही 8वीं 9वीं 10वीं की परिभाषा पढ़ी हुई है, रटी रटाई तैयार है, और अगर वो नहीं है ये आ गई तो गलत हो जाएगी। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आता है कर्म के आधार पर क्रिया, यानी क्रिया के भेद है वो कौन कौन से हैं, यानी कर्म के आधार पर इसके क्या भेद है। क्रिया के अलग अलग रूप के आधार पर अलग अलग भेद है, जैसे संरचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। इस प्रकार से हम सबसे पहले देखते हैं कर्म के आधार पर, यानी परीक्षा में जो ज़्यादातर प्रश्न है वो इसी के आधार पर आता है। अकर्मक या सकर्मक प्रश्न बनकर आता है कि कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है या कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है, या ऊपर वाक्य दे दिया जाता है फिर पूछा जाता है कि अकर्मक है कि सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, क्या है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर प्रश्न है वो कर्म के आधार पर पूछा जाता है। हम हालांकि इसको टॉपिक को पूरे तरीके से देखेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न है वो ज़्यादातर यहीं से आता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, एक है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया को आप ध्यान से देखिए, इसमें कर्म और यानी प्लस कर्म ये है, यानी कर्म तो दोनों में है ही है, इसमें भी कर्म है और इसमें भी कर्म है, लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें स जुड़ा हुआ है। और मानी होता है बिना या नहीं, और स मानी होता है सहित। तो अकर्मक में जिसमें कर्म नहीं होता है या बिना कर्म के क्रिया आती है तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, और स मानी सहित यानी कर्म के साथ अगर कोई क्रिया आ रही है तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता है यानी कर्म से रहित होता है, और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म होता है यानी कर्म के सहित जो वाक्य होता है उसको सकर्मक, यानी कर्म के सहित जो क्रिया होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म नहीं होता है। अब यहाँ पर आके काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। कई बार हम ये पढ़ा हुआ है, हमारा पता है, हमें कर्म का भी पता होता है कि कर्म क्या होता है, लेकिन फिर भी हमारा सवाल है वो गलत हो जाता है, यानी वाक्य है उसमें हम ढूंढ नहीं पाते हैं कि इसमें अकर्मक है या सकर्मक है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो अभी हमने देखा अकर्मक क्या होता है, तो ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है, यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, बिना कर्म के होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी कि पूरा का पूरा, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा प्रभाव है, फल है, वो कर्ता पर पड़ता है। जैसे साधारण सा वाक्य है, मोर नाचता है। अब इसमें देखिए ये रहा कर्ता और ये रही क्रिया, कर्म कहीं पर हमें नहीं दिख रहा है, तो ये साधारण रूप है कि अकर्मक है। लेकिन कई बार वाक्य लंबा आ जाता है तो तब हमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तब हमें सोच विचार करके उसका उत्तर देना होता है, और हमें प्रश्न आते हुए भी, यानी क्रिया टॉपिक पढ़ने के बाद में भी वो हमारा प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो ऐसे साधारण प्रश्नों का उत्तर तो हम आसानी से दे देते हैं, क्योंकि इसमें कर्ता है एक तो, और एक है वो क्रिया हमें दिखाई दे रहा है, हमें आसानी से पता लग रहा है कि इसमें कर्म नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि
किस प्रकार से अकर्मक क्रिया हमें सकर्मक दिखते हुए भी क्रिया वहाँ पर अकर्मक होती है या लंबा वाक्य होता है, हमें लगता है कि इसमें कर्म उपस्थित है जबकि वहाँ पर कर्म नहीं होता है, तब वो अकर्मक होती है। लेकिन आप साधारण वाक्य जो आपको मतलब छोटे बच्चों को भी आता है वो यहाँ पर है। फिर है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया का प्रयोग होता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। इसमें कर्ता नहीं, इसमें कर्म, क्रिया का फल है वो कर्म पर पड़ता है, क्योंकि सकर्मक है ना, तो क्रिया का प्रभाव इसमें कर्म पर पड़ेगा। ये परिभाषा हो गई जो साधारण रूप से कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। लेकिन जिन परीक्षाओं में 3-4 प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर ये ऐसे साधारण प्रश्न, मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, लेकिन 4-5 प्रश्न क्या ऐसे थोड़ी आएंगे, तो उनमें थोड़े कठिन स्तर के प्रश्न हैं वो आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्रिया की पहचान करें कि लंबा चौड़ा वाक्य होते हुए भी हमें लगता है उसमें कि सकर्मक क्रिया हो सकती है या हमें लगता है अकर्मक हो सकती है, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता है, उसमें वास्तव में है क्या, यह हमें एक देखना है, निकाल करके देखना है कि किस प्रकार से है, क्यों है, क्या है, कैसे। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोई भी वाक्य अगर आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी वाक्य अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसमें आप क्रिया छांटिए, यानी उसमें क्रिया क्या है। क्रिया का हम सबको लगभग पता चल ही जाता है, नहीं भी पता लगे तो आप जो अंत में है वो मान सकते हैं कि वो क्रिया ही होती है किसी वाक्य की। किसी वाक्य के अंत में जब लगी होती है तो वो साधारण रूप से वो क्रिया होती है, और उसमें अगर हम ना लगा करके, ना प्रत्यय जोड़ करके देखते हैं, अगर जुड़ता है ना प्रत्यय और सटीक बैठता है तो वो क्रिया है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले 1 नंबर देखिए, 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 नंबर पर हमें सबसे पहले वाक्य से क्रिया छांटनी है। फिर 2 नंबर पर हमें देखना है कर्ता, और 3 नंबर पर हमें देखना है कर्म। अब हमें इन्हीं जो 3 है, इन्हीं 3 पर काम करना है, यानी केवल और केवल इन 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है। क्या करने के लिए, हमें क्रिया को सकर्मक है या अकर्मक है, हमें क्रिया छांटने के लिए हमें केवल 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है, बाकी हमें और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अगर हमें सकर्मक अकर्मक से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो इन 3 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और इसी प्रक्रिया से हमें वाक्य को देखना है, उसको परखना है और उसको जांचना है, और उसमें से ये तीनों चीज़ें छांट करके निकालनी है। तो 1 नंबर पर क्या हम ध्यान में रखेंगे, क्रिया। 2 नंबर पर हम कर्ता ध्यान में रखेंगे। 3 नंबर पर हम कर्म ध्यान में रखेंगे। अब हमें करना क्या है, यानी क्रिया तो हम छांट लेंगे किसी भी वाक्य से। क्रिया जैसा कि मैंने बताया, हम क्रिया आसानी से छांट लेते हैं उसमें से, और हमें क्रिया मिल जाती है। लेकिन कर्ता को छांटने के लिए, कर्ता भी अगर साधारण रूप से हम देखें तो जो कार्य को करने वाला होता है, किसी का नाम होता है, संज्ञा या सर्वनाम होती है, वो कर्ता होता है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि हमें 2 प्रश्न पूछ करके, हमें अपनी मर्जी से नहीं देखना है कि जो किसी का नाम आ रहा है या संज्ञा आ रही है, सर्वनाम है तो वो कर्ता होगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल उससे वाक्य में प्रश्न पूछना है। क्या प्रश्न पूछेंगे हमें एक तो प्रश्न करेंगे कौन, और एक प्रश्न करेंगे किसने। यानी 2 नंबर पर हम उस वाक्य में क्या देखेंगे कि कौन और किसने, दोनों में से एक ही चलेगा। अगर सजीव है तो वो कौन से, और अगर निर्जीव है तो किसने प्रश्न से उसमें उत्तर आएगा। हम दोनों ही लगा करके पूछ लेंगे। अगर कौन से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें किसने तो लगाना ही। इस प्रकार आप इन 2 शब्दों पर गौर करिए, इन 2 शब्दों को रट लीजिए, याद कर लीजिए। इन 2 शब्दों से हमें प्रश्न पूछना है किसी भी वाक्य से। पहला काम हमें करना है, क्रिया हमें छांटनी है। दूसरा काम हमें करना है, हमें कर्ता देखना है। कर्ता हम कैसे देखेंगे, कर्ता हम 2 प्रश्न पूछ करके देखेंगे, कौन और किसने। फिर हमें 3 नंबर पर काम करना है, कर्म छांटने का हमें काम करना है। अब इसमें हम कैसे, इसमें भी वही है, 2 प्रश्न हम पूछ करके, उसी वाक्य में 2 प्रश्न पूछ करके हम कर्म छांटेंगे। एक है क्या, दूसरा है किसे। ये 4 शब्द आपको रट लेने हैं। यानी जैसे गणित में कोई फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसी तरह से मान के चलो कि क्रिया का ये सूत्र है। यानी क्रिया को हमें देखने के लिए अकर्मक है कि सकर्मक है, तो क्रिया का ये सूत्र है कि हमें 3 चीज़ें एक वाक्य में से छांट करके अपने सामने उसको रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है, पहला है क्रिया हमें छांटनी है, दूसरा हमें कर्ता छांटना है, तीसरा हमें
कर्म छांटना है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपको इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं करना है, यानी 3 ही काम करने हैं, तब हमें क्रिया का पता चल जाएगा। अगर चौथा हम काम करेंगे तो हमारे सामने उस वाक्य से बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ जाएगी, यानी विशेषण भी बता देगा, वो क्रिया विशेषण भी बता देगा, न जाने क्या क्या कारक बता देगा। हमें कारक केवल 2 ही ध्यान में रखने हैं। अगर हम क्रिया छांट रहे हैं तो कारक हमें 2 ही ध्यान में रखने हैं, बाकी सारे कारक हमें भूल जाने एक बार के लिए। कौन कौन से कारक? एक तो हमें कर्ता कारक, एक हमें कर्म कारक। देखो यहाँ पर कर्ता कारक, यहाँ पर कर्म कारक। इसके अलावा कारक 7 होते हैं, लेकिन हमें ध्यान में नहीं रखना है कि कौन सा कारक किसका क्या चिन्ह है। लेकिन एक तो हमें कर्ता का ने चिन्ह और एक कर्म का को, केवल इतना ही इस टॉपिक में हमें ध्यान रखना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक विशेष बात, ये देखिए किसे, ये लिखा हुआ है। अब हमें ये किसे लिखा है तो किसे ही करके प्रश्न पूछना है, इसको और तरीके से किसी भी प्रकार से नहीं पूछना है। यानी हम प्रश्न के अनुसार बना ले इसको किस से, तो गलत हो जाएगा, या फिर हम बना ले कैसे, नहीं। हमें प्रश्न ना तो ऐसे पूछना है ना ही ऐसे पूछना है, हमें प्रश्न केवल किसे करके ही पूछना है, और किसी भी तरह से हमें प्रश्न नहीं पूछना है, नहीं तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। केवल 4 जो कीवर्ड है, 4 जो शब्द है, वो हमें विशेष रूप से अपने दिमाग में, अपने माइंड में इनको सेट कर लेना है, एक सूत्र की तरह इनको बांध करके रखना है। इसी से हमारा पूरा जो आक्रमक सकर्मक का खेल है वो पूरा सोल्व हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं उदाहरण। इससे आपको उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या किस तरह से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए, आधी रात के समय आकाश में तारे तेज चमकते हैं। यह आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, और इसमें से हमने पहला काम क्या करना था, हमें क्रिया छांटनी थी। 1 नंबर पर हमें क्रिया छांटनी थी, 2 नंबर पर हमें कर्ता छांटना था, 3 नंबर पर बताओ हमें क्या करना था, 3 नंबर पर हमें कर्म छांटना था। तो 1 नंबर पर हम क्रिया निकालते हैं, तो क्रिया सबसे अंत में है चमकना, चमक और ना लगाते चमकना, चमकना से चमकते हैं, तो ये हो गई 1 नंबर पर क्रिया। अब हम काम करते हैं 2 नंबर पर कर्ता छांटने का काम करते हैं। तो देखिए, आधी रात के समय आकाश में तारे तेज चमकते हैं, तो क्या चमकते हैं, तारे चमकते हैं। यही होता है, क्योंकि हमें प्रश्न पूछना है, हमें प्रश्न पूछना है कौन चमकता है, तब कर्ता निकलेगा। क्या चमकते हैं, तब तो कर्म निकलेगा, क्योंकि कर्म का हमने देखा था 2 था, एक क्या और किसे, ये तो कर्म का है। लेकिन ये तो हमें 3 नंबर पर प्रश्न पूछना है। अभी हमें 2 नंबर पर कर्ता निकालना है, तो कर्ता के लिए हमें क्या प्रश्न पूछना पड़ेगा, कौन। तो हम इस वाक्य से प्रश्न करते हैं कि आधी रात के समय आकाश में कौन चमकते हैं। अब ध्यान दीजिए, कौन चमकते हैं, उत्तर आ रहा है तारे चमकते हैं, यानी प्रश्न किया हमने, उसका उत्तर क्या आया, तारे चमकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 2 नंबर पर निकल के आया कर्ता, क्या निकल के आया, तारा। 1 नंबर पर क्रिया क्या निकल के आई, चमकना। 2 हमारे प्रश्न के उत्तर आ गए। तीसरा प्रश्न हमारा था कर्म। अब हमें कर्म देखना है, तो अब इस वाक्य से कर्म में 2 प्रश्न हैं, एक है क्या और एक है किसे। ठीक है, अब हम प्रश्न करते हैं क्या से। आधी रात के समय आकाश में क्या चमक रहे थे, तो उत्तर आ रहा है तारे, आ रहा है उत्तर आ रहा है तारे। फिर से एक बार फिर से बोल के देखिए, आधी रात के समय आकाश में क्या चमकते हैं, तो उत्तर आ रहा है तारे चमकते हैं। यानी हमारा उत्तर है वो दोनों का एक ही आ रहा है। यहाँ पर कर्ता भी, जब हमने पहले कर्ता इसका नंबर दे दिया, इसका मतलब हमें कर्म नहीं मिल रहा है। हमें कर्ता तो वो मिल गया क्योंकि हमने पहले कर्ता छांटा था, तो वो तो कर्ता हो गया। तो अब हम जो कर्म छांटने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कर्म का उत्तर आ रहा है वो तो पहले से कर्ता लिए बैठा हुआ है उस शब्द को। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा उत्तर एक नहीं आए। जब हम कर्ता का प्रश्न करें और जब हम कर्म का प्रश्न करें, तो दोनों का उत्तर एक नहीं आना चाहिए, दोनों के उत्तर अलग अलग आने चाहिए, यानी अलग अलग शब्द वो होने चाहिए। क्या चमक रहे हैं,
तो अलग उत्तर आना चाहिए, और कौन चमक रहे हैं तो अलग उत्तर आना चाहिए। जबकि इस वाक्य में क्या हो रहा है, इस वाक्य में दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है। क्या आ रहा है? तारे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का उत्तर हमें एक नहीं लेना है, यानी दोनों का उत्तर एक आ रहा है तो हम एक ही चीज़ मान सकते हैं, और पहले हमें कर्ता छांटना है, यानी तो पहले कर्ता का उत्तर आ गया, अब कर्म कुछ नहीं है उसमें। तो इस वाक्य में केवल दो ही चीज़ें हैं, एक कर्ता है और एक क्रिया। अब हमें पता चल गया कि इसमें कर्म नहीं है, यानी जो जिसको हम कर्म मान के बैठे हैं वो तो कर्ता है और एक क्रिया हो गई, लेकिन अब इसमें कर्म कहीं नहीं मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब वाक्य क्या हुआ? अकर्मक हुआ। अगर हमें यह प्रश्न नहीं आता तो हम, अगर हमारा इस तरह से इसको पढ़ा हुआ नहीं होता तो हम क्या करते? क्या चमक रहे हैं? तारे चमक रहे हैं। अगर हमें इतना ही ध्यान में होता कि प्रश्न करो क्या, और उत्तर आ गया तारे, तो हम इस प्रश्न को गलत करके आ सकते हैं। हम करके आ सकते हैं कि ये वाक्य तो सकर्मक क्रिया का है, जबकि आपने अभी देखा कि ये वाक्य सकर्मक क्रिया का नहीं है, ये वाक्य अकर्मक क्रिया का है। और किस प्रकार से है ये मैंने आपको अभी बताया। हम जब और उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे जैसे हम उदाहरण देखते जाएंगे, आप खुद भी दूसरे उदाहरण कहीं से भी ढूंढ के और उनको करने का, सॉल्व करने का प्रयास करना। जैसे गणित में हम एक बार हम जोड़ बाकी सीख जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर बार बार अगर वही हमारे सामने आता है, बार फिर से जोड़ करते हैं, फिर से बाकी करते हैं, फिर से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसे ही आपको यहाँ करना है, खूब सारे उदाहरण आपको सोल्व करने हैं। मैं भी यहाँ पर इस पर एक वीडियो बना दूंगी प्रश्नों का, ताकि आपकी तैयारी हो जाए, आपको पता चले कि हाँ मुझे कितना समझ में आए। तो आप देखिए यहाँ पर हमने ये उदाहरण देख लिया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। तेज धूप के कारण कपड़ों का रंग उड़ने लगा। अब इसमें से आप क्रिया छांटिए। तो क्रिया हमें मिल गई उड़ने लगा, उड़ना, उड़, और उड़ में ना लगा तो उड़ना और उड़ने लगा, ये यहाँ पर क्रिया हमें मिल गई है। अब 2 नंबर पर हमें क्या काम क्या करना है बताइए? 2 नंबर पर हमें काम करना है, कर्ता हमें छांटना है। और कर्ता के लिए हमें प्रश्न 2 तरीके से पूछना है। अगर एक से हमें उत्तर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से प्रश्न पूछना है। तो कौन उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, या कौन उड़ने लगा, तो आ गया रंग। कौन उड़ने लगा? रंग उड़ने लगा आ गया। हमें दूसरा प्रश्न पूछने की, कर्ता के लिए हमें दूसरा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऊपर का पहला प्रश्न हमें कौन का पूछना है उसी से हमारा उत्तर आ गया है। ठीक है, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमें तीसरा नंबर का देखना है, हमें कर्म देखना है। कर्म देखने के लिए हमें क्या से प्रश्न पूछना है? तो क्या उड़ने लगा, फिर से देखो उत्तर वही आ रहा है, रंग उड़ने लगा। यानी एक ही शब्द दोनों का उत्तर आ रहा है, वो कर्ता का भी उत्तर आ रहा है और कर्म का भी उत्तर आ रहा है। हमने जब प्रश्न पूछा कौन, तब भी उत्तर आया रंग, और हमने जब प्रश्न पूछा क्या, तब भी उत्तर आया रंग। और हमारी क्रिया छांटने का, यानी हमारा सकर्मक और अकर्मक, केवल इसी बात पर डिपेंड है, इसी बात पर निर्भर करता है कि दोनों का उत्तर एक नहीं आना चाहिए। अगर दोनों का उत्तर एक आता है तो इसका मतलब है वो क्रिया हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया। वो सकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि हमने 1 नंबर पर उसको दे दिया है, कर्ता है वो। तो अब हम उसको क्रिया कैसे हम उसको कर्म कैसे कह सकते हैं? जब हमने उसको कर्ता कह दिया है तो कर्ता को ही हम क्रिया कैसे कह सकते हैं? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से ये वाक्य क्या है? अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए, बड़े पुराने बरगद की डाल टूट गई। बड़े पुराने बरगद की डाल टूट गई। अब इसमें हम सबसे पहले देखो, मैंने तो यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि ये मेरा खुद का किया हुआ है, तो लिख रखा है, नोट्स थे तो इसमें लिखा हुआ है। बाकी आपको यूँ देखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको केवल वाक्य पढ़ना है सामने जो लिखा हुआ है। उस वाक्य को पढ़ कर के ही 3 काम करने हैं। पहले हमें क्रिया छांटनी है, तो हमें क्रिया मिल गई टूटना, टूट गई। दूसरा हमें क्या छांटना है? हमें कर्ता देखना है। तो कर्ता के लिए हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा कि कौन टूट गई? तो बरगद की डाल टूट गई, यानी कौन टूट गई? डाल टूट गई। ये पूरा आए तो पूरा, नहीं तो डाल तो है ही है। तो कौन टूट गई? डाल टूट गई, यानी बरगद की डाल टूट गई। और क्या टूट गई? फिर से देखो, वही बरगद की डाल टूट गई। पता चल रहा है
कि दोनों का उत्तर है, यानी कर्ता का उत्तर भी एक ही आ रहा है और वही उत्तर कर्म का भी आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर एक ही शब्द आए उत्तर में, कर्ता और कर्म के उत्तर में यदि एक ही शब्द आए तो वो हमारा अकर्मक क्रिया होता है, क्योंकि उसमें कर्म नहीं है। हमने पहले कर्ता छांटा था और जो उत्तर आया वो कर्ता था, बाद में हमने कर्म छांटने का प्रयास किया, कर्म उसमें नहीं था क्योंकि पहले कर्ता हमने छांट लिया उसको। तो इस प्रकार से इसमें कर्म है ही नहीं, तो जिसमें कर्म नहीं है वो हमें पता है वो अकर्मक है, हमें सकर्मक नहीं करना है। अगर हम एक बारगी इसको देखते हैं, इस प्रश्न को अगर हमने इस तरह से नहीं समझा होता और हमने अगर अपने अनुसार इसको किया होता तो देखिए हमें पता चलता कि ये रही क्रिया और ये रही बरगद की डाल, और हमें अगर इतना ही पता होता कि क्या से प्रश्न करो और सकर्मक है कि अकर्मक है पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ से प्रश्न करेंगे क्या से, क्या टूट गई, तो बरगद की डाल टूट गई, उत्तर आ रहा है। तो हम क्या सोचेंगे, सकर्मक है? नहीं, सकर्मक नहीं है, हमें पहले कर्ता छांटना है, उसके बाद में कर्म देखना है। तो पहले हमें कर्ता मिल गया और अब हम उसी को कर्ता को ही कर्म कह रहे हैं, तो ऐसा चलता नहीं है हमारे हिंदी में हमें भी पता है कि जो वाक्य होता है उसमें कर्ता अलग चीज़ होती है, कर्म अलग चीज़ होती है और क्रिया अलग चीज़ होती है। बिना कर्ता और क्रिया के वाक्य नहीं बनता है, ये हमें पता है। तो इस प्रकार से हम कर्ता को कर्म नहीं कह सकते हैं। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं कि तेज हवा से मोमबत्ती बुझ गई। इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है? अब देखिए क्रिया कौन सी है, बुझना, निकल गई। अब हम प्रश्न करेंगे कौन बुझ गई, तो मोमबत्ती बुझ गई, आ गया कर्ता। अब हम पूछते हैं क्या बुझ गई, देखो फिर से मोमबत्ती आ रहा है, यानी दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है, तो क्रिया क्या हुई बताओ, अकर्मक। अगला उदाहरण देखते हैं, बच्चा मोमबत्ती बुझाता है, तो क्या बुझाता है, क्रिया क्या है, बुझाना, बुझाता है। क्या बुझाता है, कौन बुझाता है, पहले हम प्रश्न करेंगे कर्ता का। अब कर्ता का प्रश्न क्या था, कौन, तो हम पहले प्रश्न पूछते हैं कि कौन बुझाता है। तो देखिए अब की बार उत्तर है वो यहाँ से कर्ता यह आ रहा है। अगर प्रश्न इतना ही होता, यानी वाक्य इतना होता कि मोमबत्ती बुझ गई, तब तो हमारा जो कर्ता है वो मोमबत्ती आता, कौन बुझ गई, मोमबत्ती बुझ गई। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर उत्तर दूसरा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुझाता क्रिया है, यहाँ पर बुझ गई क्रिया नहीं है, यहाँ पर बुझाता क्रिया है। तो इसमें उत्तर हमारा आ रहा है बच्चा, जो कि कर्ता है हमारा। और कैसे आया, कौन प्रश्न करके हमारा ये कर्ता निकल के आया। अब हम प्रश्न करते हैं दूसरा, हमें 3 नंबर का हमें छांटना है कर्म। कर्म के लिए हमें प्रश्न क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें कर्म के लिए प्रश्न करना पड़ेगा क्या। तो हम अब इससे प्रश्न पूछते हैं इस वाक्य से कि क्या बुझाता है, तो उत्तर आ रहा है मोमबत्ती बुझाता है। अब देखिए क्रिया हमें मिल गई, हमें कर्ता अलग से मिल गया, हमें कर्म भी अलग से मिल गया, यानी दोनों चीज़ें एक नहीं है, हमें अलग अलग उत्तर मिल रहा है। एक में हमें बच्चा उत्तर मिल रहा है, एक में हमें मोमबत्ती उत्तर मिल रहा है। इस प्रकार से अगर उत्तर अलग अलग आए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। मुझे लगता है इतने उदाहरण देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से छांटना है। हमें उस बात को नहीं पकड़ के बैठना है जो हमने 6ठी 7ठी 8ठी में पढ़ा था कि क्या से प्रश्न करना है, अगर उत्तर आता है तो कर्म है, सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक है। नहीं, वो बात आदि सत्य है, वो किस तरह से लागू होती है ये आज आपको पता चला होगा कि वो बात किस तरह से इस पर लागू होती है। यानी पूरा जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे, यानी पहले हम कर्ता नहीं छाटेंगे, तो कर्म का कोई औचित्य नहीं है। कर्म उस वाक्य में हमारे सामने कर्ता के रूप में निकल कर के आ जाएगा और हमें लगेगा कि ये कर्ता ही इसका कर्म है, जबकि वहाँ पर वो कर्ता है, होता है, कर्म नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है। थोड़े उदाहरण और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे। वह रात भर यहीं रुका। अब इस वाक्य में हम क्रिया छांटते हैं तो रुकना, और फिर हम देखते हैं कर्ता, यानी कर्ता क्या है इसमें। तो यहाँ देखिए कौन रुका, तो वह रुका, यानी सर्वनाम आ रहा है। तो कौन रुका, वह रुका। और क्या रुका, कुछ उत्तर आया, क्या रुका, कुछ नहीं, यानी कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, क्या रुका, कुछ नहीं। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। एक बात ध्यान में रखना,
अगर क्रिया का उत्तर आक्रमक दो सूरत में होता है, यानी दो हालत में क्रिया का उत्तर है वो आक्रमक होगा। यानी क्रिया कौन सी है इसका आक्रमक है वो दो तरीके से होगा। एक तो अगर कर्ता और कर्म का उत्तर एक आ रहा है तो वहाँ पर भी क्रिया आक्रमक होती है। एक उसमें उस वाक्य में क्रिया अगर कर्म अगर निकल कर के आए ही नहीं, यानी कर्म हमें लगे कि कर्म है ही नहीं, उस वाक्य को पढ़ करके जब हम प्रश्न करते हैं कर्म का, अगर उसमें उत्तर निकल करके आता ही नहीं है तब हमें पता चल जाता है कि वाक्य आकर्मक है। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण है। तो यह वाक्य कौन सा हुआ? आकर्मक उदाहरण हुआ, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। कर्म का उत्तर जब हमने पूछा, दूसरा जो कर्म का एक और था किसे, ये भी आप अप्लाई करके देखें कि अगर एक से उत्तर नहीं आ रहा है तो एक और करके देखें। हमने दो तरीके से प्रश्न पूछने का जो दो शब्द लिख रखे हैं, तो दूसरे से भी आप पूछ के देखें कि वह रात भर यहीं रुका, वह किसे रुका, वह रात भर किसे रुका। तो देखो एक तरह से वाक्य ही अटपटा है, यानी कोई उत्तर नहीं आ रहा है, कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो चार शब्द हमने लिए हैं कर्ता और कर्म से, पहले हमें क्रिया छांटनी है, उसके बाद में हमें कर्ता छांटना है। कर्ता से हमें दो तरीके से प्रश्न करना है, हमें एक तरीके से उत्तर मिलता है तो ठीक है, नहीं है हमें दूसरा तरीका लगाना है। और उसके बाद में हमें कर्म देखना है, अगर पहले से हमें कर्म मिलता है कैसे तो ठीक है, नहीं तो हमें दूसरा लगाना है किसे। और अगर दोनों से ही उत्तर नहीं मिलता है इसका मतलब वो वाक्य अकर्मक क्रिया का है। अब हम देखते हैं अगला, ड्राइवर ने बस रोकी। ये वाक्य कैसा है? तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्रिया छांटने का प्रयास करेंगे कि ड्राइवर ने बस रोकी, तो रुकना क्रिया है, ये आई क्रिया निकल करके। अब हम इसमें दूसरा काम क्या करेंगे बताओ आप? शाबाश, हम दूसरा काम करेंगे कर्ता छांटने का कार्य। तो अब देखिए, कौन रोकी, तो थोड़ा सा अजीब प्रश्न बन रहा है, यानी कौन रोकी, ये प्रश्न इसमें सेट नहीं हो रहा है, यानी वाक्य के अनुसार बैठ नहीं रहा है। कौन रोकी, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से जो दूसरा शब्द था उसको लगा करके प्रश्न करेंगे, यानी किसने बस रोकी। अब देखो प्रश्न अब पूछिए, किसने से प्रश्न पूछिए कि किसने बस रोकी, तब उत्तर आ रहा है कि ड्राइवर ने बस रोकी, आ रहा है उत्तर। फिर अब हम कर्म देखते हैं, यानी कर्म का प्रश्न पूछते हैं कि क्या रोकी, तो देखिए उत्तर आ रहा है बस रोकी। अब पता चल रहा होगा आपको कि कर्ता और कर्म का उत्तर एक नहीं आना चाहिए। अगर एक ही उत्तर आता है तो वहाँ पर हमारी आकर्मक क्रिया होती है। अगर उत्तर हमारा कर्ता अलग शब्द दे रहा है और कर्म हमारा अलग शब्द दे रहा है और क्रिया अलग है, तब कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक और सकर्मक का आपको भेद वो पता चल गया होगा। अब थोड़े और उदाहरण देखिए, क्योंकि सारा खेल यहीं का है, अकर्मक और सकर्मक से ही ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसको आपको एक तरीके से बार बार जैसे गणितीय सवालों को हम बार बार सवाल हल करके हम बिल्कुल उसको तैयार कर लेते हैं, वैसे ही आप जितने ज़्यादा उदाहरण करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। और जितने ज़्यादा प्रश्न आप मतलब एक टॉपिक पढ़ने के बाद में जितना ज़्यादा उसको सॉल्व करते हैं, प्रश्न देखते हैं, उत्तर देखते हैं, उतना ही ज़्यादा व्याकरण है वो तैयार होता जाता है। ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल सामान्य सी साधारण सी समझने की चीज़ें हैं। और व्याकरण ऐसी चीज़ है, अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बस केवल उसके उदाहरण अगर हम देख रहे हैं तो बार बार उदाहरण देखने से या बार बार हम प्रश्न जितने सॉल्व करते जाएंगे, हमारे प्रश्न उत्तर उतने ही हमारी जो व्याकरण है वो कंठस्थ होती जाएगी, हमें उत्तर आते रहेंगे। तो अब देखिए कुछ और उदाहरण। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो ये कैसा वाक्य है? यहाँ पर मैंने तो लिख रखा है अकर्मक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार अकर्मक है, सकर्मक क्यों नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अकर्मक है, यानी पहले हमें क्रिया छांटनी है, तो ये निकलना क्रिया हमारी हो गई। अब हमें 2 नंबर पर काम करना है कि हमें जो कर्ता है वो देखना है। कर्ता से हमें प्रश्न पूछना है कि कौन निकलता है, तो सूर्य निकलता है, ये हमारा हो गया कर्ता। फिर क्या निकलता है,
फिर देखिए सूर्य उत्तर आ रहा है, क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। कौन निकलता है? सूर्य निकलता है। बार बार प्रश्न पूछिए, बार बार उदाहरण सोल्व कीजिए। जितने ज़्यादा उदाहरण आप देख सकते हैं उतने उदाहरण देखिए, जितने ज़्यादा प्रश्न आप सोल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा कीजिए। तो कौन निकलता है? सूर्य निकलता है। क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। दोनों का ही उत्तर एक ही आ रहा है, इसका मतलब आक्रामक क्रिया है। फिर देखिए पक्षी आकाश में चहक रहे हैं। पक्षी आकाश में चहक रहे हैं, तो इस वाक्य में आप सबसे पहले क्या छाटेंगे? आप बताइए, सबसे पहले हमें क्या छाटे? क्रिया। शाबाश, सबसे पहले हम क्रिया छाटते हैं, तो चहकना क्रिया आ गई। फिर 2 नंबर पर हम कर्ता। वेरी गुड, 2 नंबर पर हमने कर्ता छाटा। किस प्रकार से हम प्रश्न पूछेंगे कि कौन चहक रहे हैं, तो उत्तर आ गया ये हमारा निकल करके कर्ता। अब हमें छांटना है कर्म। कर्म से हम क्या प्रश्न करेंगे कि क्या चहक रहे हैं? फिर से देखो उत्तर आ रहा है पक्षी। कौन चहक रहे हैं? पक्षी चहक रहे हैं। क्या चहक रहे हैं? पक्षी चहक रहे हैं। दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है, इसका मतलब आक्रामक है। अगर हम पूछना चाहे दूसरा सवाल का, तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि हमें दूसरा कर्म का दूसरा सवाल पूछना चाहिए कि किसे, इससे भी हमें प्रश्न करना चाहिए। इसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उत्तर आ रहा है और वो भी एक ही उत्तर आ रहा है। फिर भी आप पूछ करके देख सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं कि किसे आकाश में चहक रही है, ऐसा प्रश्न बनी नहीं रहा है, यानी सेट ही नहीं हो रहा है। तो इसको तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, जब उत्तर हमारे सामने पहले ही आ गया, जब हमने क्या से प्रश्न किया था और वो एक ही उत्तर आ रहा था, कर्ता का और कर्म का। तो इस प्रकार से ये हो गई आक्रामक क्रिया। फिर देखिए अगला, बच्चा पानी पी रहा था। क्या पी रहा था? पी रहा था मतलब पीना क्रिया। फिर कौन पी रहा था? बच्चा पी रहा था। क्या पी रहा था? यहाँ देखिए अलग उत्तर आ रहा है, पानी पी रहा था। यानी 3 हमारे सामने उत्तर आ गए। एक हमारा क्रिया हो गया, दूसरा हमारा कर्ता हो गया, तीसरा हमारा कर्म हो गया। इस प्रकार से हमारे सामने तीनों के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। फिर अगला देखिए, उद्यान में फूल मुरझा गए, तो मुरझाना क्रिया। फिर क्या मुरझा गए? सॉरी, पहले हमें कर्ता करना है, कर्ता का प्रश्न पूछना है। कौन मुरझा गए? तो फूल मुरझा गए। क्या मुरझा गए? फूल मुरझा गए। फिर से दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है, यानी पूरे वाक्य में 2 ही उत्तर निकल के आ रहे हैं, एक क्रिया और एक कर्ता। हमारे पास तीसरा उत्तर निकल के नहीं आ रहा है, यानी कर्म हमारे पास निकल के नहीं आ रहा है, तो वाक्य हो गया आक्रामक। चलिए आगे देखते हैं। रस्सी पानी में ऐंठती है। ये ऐंठना क्रिया है। कौन ऐंठती है? तो रस्सी ऐंठती है। क्या ऐंठती है? रस्सी ऐंठती है। ठीक है, तो ये भी आक्रामक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये एक ही बात है, इसके जैसा ही यहाँ पर है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ना हो गई क्रिया। कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। 2 ही उत्तर आ रहा है वाक्य से, तो ये हो गया हमारा आक्रामक। माली फूल तोड़ रहा था, तो तोड़ना हो गई क्रिया। और उसके बाद में कौन तोड़ रहा था? तो माली तोड़ रहा था। क्या तोड़ रहा था? फूल तोड़ रहा था। देखो तीनों के 3 अलग अलग शब्द में उत्तर आए हैं, यानी पूरे वाक्य से हमने छांट के निकाल लिया है कि क्रिया भी है इसमें कर्ता भी है, इसमें कर्म भी है। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया हो गया, जिसमें उत्तर एक ही आता है, यानी तीसरा उत्तर नहीं आए तो वो अकर्मक क्रिया है। जिसमें उत्तर तीसरा आ जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है। अगले उदाहरण, आप यहाँ पर वीडियो रोक के आप खुद इनको करने का प्रयास करना, और आपको जहाँ और कहीं भी अगर उदाहरण मिले देखे आप, तो आप उनको सॉल्व करना। देखो वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, लगभग 1 घंटे होने को आया, 1.25 घंटे का वीडियो है वो बन चुका है। अगला जो हम क्रिया का टॉपिक है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।